अशोक आनंद सिंघल असम के आखिरी और आखिरी बार हिंदी भाषी विधायक और मंत्री होंगे। अगर मुख्यमंत्री की माने तो 2026 के बाद राज्य में कोई भी हिंदी भाषी व्यक्ति विधायक नहीं बन सकेगा। नमस्कार। আলফাৰ লগত ভাৰত চৰকাৰৰ যি আমাৰ চুক্তি হ'ল তাৰ বিষয়ে মই দুটা পইণ্ট এই চুক্তিখনৰ দুটা দিশ অসমৰ ৰাইজৰ মই দৃষ্টিলৈকে আনিম, যিয়ে নেকি আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ যিটো অধিকাৰৰ কথা আমি কৰি আছিলোঁ কৈ আছিলোঁ সেইটো আমাৰ বহু দিনলৈ অব্যাহত থাকিব। 2023 চনত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰাপ্তি আছিলে ডিলিমিটেশ্যন। Delimitation was carried out by Election Commission. কেনেকৈ carried out হ'ল, কি প্ৰক্ৰিয়া ল'লে, তাত আমাৰ কমেণ্ট নাই। আমাৰ কমেণ্টটো হ'ল আউটকাম, that what was the outcome. যদি আমি আউটকাম চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে 96 সিট অসমীয়া মানুহৰ বাবে সুৰক্ষিত হয়। কোন জিকিব বেলেগ কথা, বিজেপি, কংগ্ৰেছ, এজিপি কোন জিকিব বেলেগ কথা। 96 সিটত এতিয়া কেৱল শ বছৰ ধৰি অসমত বাস কৰা অসমীয়া লোকহে ইলেকশ্যনত জিকিব পাৰিব, বাকী কোনো জিকিব নোৱাৰে। এইটো হ'ল প্ৰাপ্তি, যিটো নেকি ইমান দিন অসম আন্দোলন আদিৰ এটা মই নোচনেল পৰিসমাপ্তি বুলি ক'ম, যে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ 126টা সিটৰ 97টা সিটত 98টা সিটত 96টা সিটত ইন ডেট ৰেঞ্জ খালি অসমত 100, 200, 300 বছৰ জুৰি বাস কৰা অসমীয়া মানুহে ইলেকশ্যনত জিকিব পাৰিব। তেনেকৈ বৰাক উপত্যকাটো 12টা সিটৰ ভিতৰত বৰাক উপত্যকা খিলঞ্জীয়া লোকে 8টা সিটত তেওঁলোকে জিকিব পাৰিব। গতিকে এটা টোটেল এমাউণ্ট যদি বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খিলঞ্জী আমি যোগ কৰোঁ দেন ইট ইজ 106। 106টা সিট অসম আৰু বৰাকৰ খিলঞ্জীয়া জাতিৰ বাবে সুৰক্ষিত হয়। আৰু যদি আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী আৰু বৰাকৰ আৰু যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী বুলি কওঁ 97 সিট 9786, কাৰণ কেইটামান সিটত 2-3 হাজাৰৰ অলপ খেলি মেলি থাকে, এট এ ৰেঞ্জ অফ 96 to 98 সুৰক্ষিত হয় অসমীয়া লোকৰ বাবে। ইলেকশ্যন কমিশ্যন ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। যিটো আলফাৰ একৰ্ড হ'ল তাত দুটা ডাঙৰ পইণ্ট আহিলে, যে এইবাৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ যি মূল প্ৰিন্সিপল আছিল নেক্সট ডিলিমিটেশ্যনতো এই প্ৰিন্সিপলে মেইনটেইন কৰিব লাগিব। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण, अल्फा से जो समझौता हुआ है उसके बारे में, राज्य के विकास के कई मुद्दों को लेकर बातें की। जब वो मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि डिलिमिटेशन से 96 से लेकर 98 कंस्टिट्यूएंसी तक उन लोगों के द्वारा जीती जाएगी जो लोग 200-300 सालों से यहां रह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साथ में यह भी कहा कि आप लोग मेरा इशारा समझिए, मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं, कौन लोग जीतेंगे। मुख्यमंत्री का इशारा स्पष्ट था और इससे एक बात साफ हो गई कि यहां पर 2026 के बाद कोई हिंदी भाषी विधायक या मंत्री नहीं बन सकेगा। अगर ऐसा हुआ तो उन्होंने अल्फा के समझौते की भी बात कही और कहा कि प्रोटोक वार्ता समर्थक जो अल्फा है उनके साथ समझौते के कारण भी असम में जो भूमिपुत्र है, जो खिलौंजिया असमिया है, उनके अधिकार सुरक्षित हुए। उन्होंने उनको भी धन्यवाद दिया। परंतु क्या वास्तव में ऐसा है? हिंदी भाषी समुदाय के लोग असम में आए, यहाँ की विकास यात्रा में, यहाँ की सांस्कृतिक यात्रा में उन्होंने अपना योगदान दिया।
250-300 वर्षों से हिंदी भाषियों का यहां पर आगमन हुआ और हिंदी भाषी यहां पर रहते आ रहे हैं। हिंदी भाषियों को यहां पर अपनी आवाज विधानसभा में उठाने वाला प्रतिनिधि चाहिए, किंतु वो विस्तारवादी नहीं रहे। उन्होंने कभी भी यहां पर राजनीतिक विस्तार करके यहां की सत्ता को हथियाने की चेष्टा नहीं की। यहां के जो असमिया समुदाय के लोग हैं, भूमिपुत्र है, खिलंजिया है, उनके साथ एक रूप हो गए, एक रस हो गए, समरस हो गए और यहां के विकास में अपना योगदान दिया। किंतु मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं, क्या उससे भूमिपुत्रों का, जो असमिया के खिलंजिया लोग हैं, उनका भविष्य सुरक्षित होगा? यह एक अपने आप में बड़ा प्रश्न है। और अगर भूमिपुत्रों का भविष्य सुरक्षित होता है तो हिंदी भाषी एमएलए मंत्री नहीं बनने से भी हो जाएंगे, वो इस त्याग के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि असम में आंदोलन चलते रहा है, आंदोलन के परिणाम स्वरूप बहुत से नुकसान हुए हैं और अब 51 और 71 की बात नहीं है, जो 200-300 साल से रह रहे हैं वही 96 से 98 कंस्टिट्यूएंसी में जीतेंगे। साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि अगले 50 सालों तक खिलंजिया असमिया लोग जो है, भूमिपुत्र जो है, उनका भविष्य सुरक्षित हो गया। किंतु इस सारी बात पर हम विचार करें और देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि वास्तव में सुरक्षित हुआ है भविष्य भूमिपुत्रों का। उन्होंने आंसू पर भी कटाक्ष किया, उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान प्रोटो अल्फा पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा स्वाधीन असम नहीं मिल सकता, बात ठीक है, स्वाधीन असम नहीं मिल सकता, किंतु आंसू की जो मांग थी और जो आंसू का समझौता हुआ, जिसकी धारा 6A के तहत यहां के लोगों ने संवैधानिक अधिकार मांगे थे, संवैधानिक सुरक्षा कवच मांगा था, ताकि उनके राजनीतिक अधिकार सुरक्षित रह सके हमेशा के लिए, ताकि उनके सांस्कृतिक अधिकार सुरक्षित रह सके हमेशा के लिए, ताकि असम की भूमि पर उनका अधिकार सुरक्षित रह सके हमेशा के लिए। जब मुख्यमंत्री 50-60 साल की बात कर रहे हैं और वे खुद कह रहे हैं कि ये जो स्थिति है ग्रेजुअली धीरे धीरे कमेगी, आज 96 में है, कल 90 में आएगी, फिर 80 में आएगी, तो कहीं ना कहीं यह स्थायी समाधान नहीं है, ये बात मुख्यमंत्री भी मानते हैं। और क्लोज 6A जिसका वो मजाक उड़ा रहे थे, वो क्लोज 6A असम में असमिया लोगों को, असमिया हिंदू लोगों को आजीवन अधिकार देती है कि यह राज्य त्रिपुरा के जैसे न बने, जहां पर भूमिपुत्रों की अब उपेक्षा हो रही है, बाहर से माइग्रेट करके आने वाले लोग वहां सत्ता पर काबिज है। यह बात हिंदी भाषियों की नहीं है, यह बात असम के भूमिपुत्रों की है। जब अधिकार सुरक्षित करने की बात है तो क्यों नहीं भारत सरकार और राज्य सरकार जस्टिस विप्लव शर्मा की कमेटी की रिकमेंडेशंस मानकर उन सिफारिशों को, जिस कमेटी को उन्होंने बनाया, उस पर काम करे, बशर्ते कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके लोगों के सामने प्रस्तुत करे और यह बताए कि 50 साल तक आप सुरक्षित हैं। अगर मान भी लिया जाए कि 50 साल तक सुरक्षित है, उसके बाद क्या होगा? जिस पॉपुलेशन के बढ़ने का हवाला वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रेन और बस में बैठाकर उन्हें बांग्लादेश नहीं भेजा जा सकता, वो 50 साल के बाद और अधिक बढ़ेगी, उसमें कमी नहीं आएगी। उसके बाद क्या होगा? अगर ऊपर कोई सरकार बदलती है तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा? फिर डिलिमिटेशन होगा। वह यही तरीका अपनाया जाएगा जो कथित रूप से मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, ऐसा भी संभव नहीं है। तो फिर कैसे समस्या का समाधान होगा? दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने
एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अगली लोकसभा के पहले सीएए लागू कर दिया जाएगा। सीएए के आधार पर आप घर बैठे मोबाइल से नागरिकता के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उनमें जिन समुदायों का नाम है, हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, जैन है, क्रिश्चियन है, ये लोग अप्लाई कर सकेंगे। असम में इस बात को लेकर विरोध है। सीए के प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह दांव खेला है। अगर ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, वो अपनी राजनीति करेंगे, किंतु वो अपनी राजनीति करने में जब वो कहते हैं कि अल्फा के लोग पिछले 13 सालों से जो वार्ता समर्थक लोग हैं, उन्होंने हथियार नहीं उठाया, समाज से कटे हुए थे, समाज में नहीं आया, ऐसे ग्रुप के साथ गृह मंत्रालय ने समझौता किया। इस प्रकार से कहकर जिन लोगों के साथ उन्होंने समझौता किया, जो उनके आधार से अगर कहा जाए, जो मुख्यमंत्री का बयान है, तो शक्तिहीन हो गए। शक्तिहीन लोगों से बात करके आप कैसे राज्य का भला करेंगे, यह प्रश्न है। दूसरी बात, आपने उनका उपयोग जो शक्तिहीन हो चुके थे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया। असम के लोगों की जो समस्याएं हैं उनके स्थायी समाधान के लिए नहीं किया। खासकर असम के लोगों का अस्तित्व का जो संकट है उसके लिए काम नहीं हुआ। सीए लागू होने से असम में विरोध होगा, आपको पता है। सीए को नलीफाई करने के लिए, उसके प्रभाव को, आपने एक ऐसी स्थिति सामने रखी है। तो यह बड़ा प्रश्न है कि इससे असम के भूमिपुत्रों के राजनीतिक अधिकार सुरक्षित होंगे। इसके बाद भी एक बात है कि जिस कंस्टिट्यूएंसी की आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए किसी कंस्टिट्यूएंसी में खिलंजिया भूमिपुत्र 50%, 60%, 70% है, वहां पर 2-3 राजनीतिक दल, आपने किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से इनकार नहीं किया है, वहां से कोई भी व्यक्ति राजनीति रूप से उठ सकता है, खड़ा हो सकता है, उम्मीदवार बन सकता है लोकसभा में, विधानसभा में। ऐसी परिस्थिति में अगर उस कंस्टिट्यूएंसी से 3 हिंदू असमिया उम्मीदवार हो और एक मुसलमान बंगाली मूल का या बांग्लादेशी, जिसे आप कहते हैं संदिग्ध, वो अगर उम्मीदवार हो, वोटों के विभाजन में वो नहीं जीतेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आपने अभी तक इस बारे में कोई भी बातें स्पष्ट नहीं कही है। आपने सारी बातें अस्पष्ट रखी है ताकि लोगों में भ्रम रहे और उस भ्रम का लाभ राज्य सरकार और केंद्र सरकार 2024 के चुनाव में ले सके। इस प्रकार की भ्रम की स्थिति में 1985 से 2023 तक असम के लोग रहे हैं। ये 38 साल समझौता होने के बाद भी विभिन्न सरकारें रही, कांग्रेस की रही, यूनाइटेड फ्रंट की रही, एनडीए की रही, कांग्रेस यूपीए की रही, फिर भारतीय जनता पार्टी की 9-10 सालों से सरकार है, किंतु यहां की समस्या का समाधान नहीं हुआ। असम के लोगों को स्पष्ट रूप से उनकी भूमि पर उनका अधिकार नहीं दिया गया, उनके राजनीतिक अधिकारों को संरक्षित नहीं किया गया, जिनसे यह कहा गया कि 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद जो लोग वहां से विस्थापित हुए हैं वो असम में आए हैं, आप उनको लीजिए, 1971 को कट ऑफ डेट मानिए। असम के लोगों ने वो 50-60 लाख लोगों का बोझा भी लिया। उस बोझ के बावजूद भी भारत सरकार की विभिन्न सरकारों से उनको कुछ नहीं मिला और आज भी भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है। तो ये बहुत सी बातें हैं। यहां हिंदी भाषी मुद्दा नहीं है, यहां इंडिजिनस असमिया समुदाय मुद्दा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदी भाषी भी वंचित हो जाए और खिलंजिया असमिया को भी कुछ न मिले और मुख्यमंत्री की ये बातें, डिलिमिटेशन की सारी प्रोसेस ढाक के 3 पात बनकर रह जाए।
यह सोचने की बात है, यह समझने की बात है। असम के प्रत्येक जागरूक नागरिक को इस बारे में अवगत होने की जरूरत है। देखते हैं आने वाले 10-15 दिनों में मुख्यमंत्री क्या फार्मूला सामने रखते हैं स्पष्ट रूप से, जिससे असम की जनता समझ सके कि उनकी मंशा वास्तव में क्या है, केवल राजनीति से प्रेरित है या असम के लोगों का सुरक्षित भविष्य है। नमस्कार, देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय आयोग।